एक औरत अपनी बेटी से एक नया खिलौना फेंकने के लिए कहती है, जो बस थोड़ा सा खराब हो गया था। वो कहती है कि अगर वो उसे ठीक करवाएगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा और वे कभी भी दूसरा खिलौना खरीद सकते हैं। बच्ची को इसमें कोई परेशानी नहीं दिखती और उसकी माँ उस खिलौने को दूसरे कचरे के साथ एक छोटी सी कचरे की पाइप में डाल देती है। ये पाइप सीधे एक ट्रक में जाकर खुलती है, जो उस कचरे को बड़े से कचरे के ढेर तक ले जाता है। रूडो को पता है कि शहर के लोग उसे शहर की खूबसूरती के लिए खतरा मानते हैं, क्योंकि वो कचरा इकट्ठा करता है। रूडो इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये बातें उसे रोज सुनने को मिलती हैं। लेकिन फिर एक सिपाही अलार्म बजा देता है और लोगों को बुला लेता है। जब और सिपाही आते हैं तो रूडो उन पर कुछ कचरे के पैकेट फेंक देता है। ये साफ सफाई पसंद सिपाही अपने यूनिफॉर्म पर सड़े हुए अंडे लगने से परेशान होकर बस उसे हवा की नली से भागते हुए देखते रहते हैं और कुछ नहीं करते। जब रूडो निकलने ही वाला होता है तभी एक गेट उसके सामने बंद हो जाता है। तभी कुछ और सिपाही आते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगती। अगली सुबह कचरा घर में हुई घुसपैठ की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। लोग झुग्गी में रहने वालों को इसका दोषी ठहराते हैं। दीवार के दूसरी तरफ झुग्गी वाले तुरंत समझ जाते हैं कि ये काम किसका है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब रूडो ने कचरा घर में घुसपैठ की है। उनमें से ज्यादातर को उम्मीद होती है कि रूडो पकड़ा जाएगा, लेकिन रूडो को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी ठीक की हुई चीजें बेचने लगता है। तभी उसकी दोस्त ची हुआ आती है और उसे डांटती है। वो पूछती है कि वो शहर के लोगों का कचरा उठाने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है। रूडो जवाब देता है कि अमीर लोग उन चीजों की परवाह नहीं करते जो अभी भी काम आ सकती हैं। उसे उन चीजों के लिए बुरा लगता है जिन्हें फेंक दिया जाता है, इसलिए वो उन्हें उठा लेता है, और अगर वे बिक जाएं तो और भी अच्छा। ची हुआ उसकी बात समझ जाती है। लेकिन तभी 3 लड़के वहां आते हैं, अपनी नाक बंद करके कहते हैं कि यहां कचरे की बदबू आ रही है। वे ची हुआ से कहते हैं कि वो रूडो से दूर रहे, वरना उसे भी कचरे की बदबू आने लगेगी। वे रूडो के काले दस्तानों का मजाक उड़ाते हैं जो उसने बचपन से पहने हुए हैं और जिन्हें उसने कभी धोया नहीं। वे कहते हैं कि उन्हें छूने से भी घिन आती है। उनमें से एक लड़का रूडो के बनाए हुए लैंप पर लात मार देता है और कहता है कि कोई इतना पागल नहीं है कि उसका कचरा खरीदेगा। वो ये भी कहता है कि रूडो के हाथ उसके दस्तानों से भी ज्यादा गंदे हैं, इसलिए वो उन्हें छिपाता है। रूडो चुपचाप सब कुछ सुनता रहता है, लेकिन जब उनमें से एक उसे कातिल की औलाद कहता है तो वो गुस्से से लाल हो जाता है। वे लड़के फिर भी नहीं रुकते और कहते हैं कि ये झुग्गी अपराधियों और उनके बच्चों के लिए बनाई गई है। वे हमेशा अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी इस काबिल नहीं है। लेकिन रूडो के पिता ने कातिल बनकर सबको शर्मिंदा कर दिया। रूडो से और बर्दाश्त नहीं होता। वो उन्हें घूरता है, जिससे वे डर जाते हैं और भाग जाते हैं। जाते जाते वे बड़बड़ाते हैं कि रूडो भी एक दिन अपने पिता की तरह कातिल बनेगा। रूडो चुपचाप लैंप को उठाता है और उसे फिर से ठीक करता है। चीहुआ कहती है कि उसे यकीन है कि वो एक अच्छा इंसान है और कभी अपने पिता जैसा नहीं बनेगा। यह सुनकर रूडो शर्मा जाता है। इससे पहले कि वो उसे शुक्रिया कह पाता, चीहुआ की नज़र उस खिलौने पर पड़ती है जो रूडो ने पिछली रात कचरे के ढेर से उठाया था। पता चलता है कि रूडो वो खिलौना चीहुआ को देना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे दे पाता, चीहुआ की माँ आती है और उसे अपने साथ ले जाती है। उसके बाद रूडो घर लौटता है और देखता है कि उसके मुंह बोले पिता रेक्टो उसका इंतजार कर रहे हैं। रेक्टो रूडो के उस शर्माने वाले अंदाज की नकल करते हैं जब वो चीहुआ को खिलौना देने वाला था, जिससे रूडो लाल हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि रेक्टो ने उसे देख लिया था। रेक्टो कहते हैं कि वे इस बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि उन्हें पिछली रात कचरे घर की सैर के बारे में बात करनी है। रेक्टो कहते हैं कि उसे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे इतने गरीब नहीं हैं। उन्हें लगता है कि रूडो एहसानमंद महसूस करता है, क्योंकि उन्होंने उसे गोद लिया था जब उसके असली पिता को हत्या के जुर्म में गड्ढे में फेंक दिया गया था। लेकिन रूडो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। वो रेक्टो से कहता है कि वो उन्हें अपना परिवार मानता है और बस अपना काम कर रहा है। रेक्टो मुस्कुराते हैं। कभी कभी उसे वे जख्म बहुत ज्यादा दर्द देते हैं। फिर एक दिन रेक्टो उसे काले दस्तानों का एक जादुई जोड़ा देते हैं जो दर्द को शांत कर सकते हैं। रूडो की देखभाल करने के बाद रेक्टो कहते हैं कि उसे जल्द से जल्द चीहुआ को अपने परिवार के नुस्खे से प्रपोज करना चाहिए, वरना कोई और उसे छीन लेगा। जब वे दोनों इस बारे में मजाक कर रहे थे तो एक नकाबपोश आदमी चुपके से सड़क से उनकी बातें सुन रहा था। अगली सुबह रूडो आखिरकार चीहुआ से अपनी भावनाओं के बारे में बात करने की हिम्मत जुटाता है। वो उस खिलौने को लेकर उसके घर जाता है, लेकिन रास्ते में एक लड़की आती है और कहती है कि यह बहुत ही क्रूर नज़ारा है, और रूडो घबरा जाता है क्योंकि वो चीहुआ से मिलने के लिए तैयार नहीं था। चीहुआ उसे बताती है कि कैसे लोगों को सजा दी जाती है और वो उसे गड्ढे में फेंकते हुए नहीं देखना चाहती। वो कहती है कि कुछ चीजें जैसे कचरा जिन्हें नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन उसे अपनी जान दांव पर नहीं लगानी चाहिए। रूडो जवाब देता है कि रेक्टो ने भी यही बात कही थी, और चीहुआ कहती है कि ये इसलिए है क्योंकि रेक्टो उससे प्यार करते हैं। ये सुनकर रूडो को थोड़ा समय लगता है कि रेक्टो भी उससे प्यार करते हैं। फिर उसके कम दिमाग में आता है कि चीहुआ उसे इशारों इशारों में बता रही है कि वो भी उससे प्यार करती है।
ये महसूस करके चीहुआ घबरा जाती है कि उसकी बात को ऐसे भी समझा जा सकता है। लेकिन रूडो तो हवा में उड़ने लगता है। वो खुशी के मारे जमीन पर गिरकर अपना चेहरा छुपा लेता है और चीहुआ को वो खिलौना देता है। वो कहता है कि शायद उसे वो पसंद ना आए क्योंकि वो कचरे से उठाया गया है, लेकिन उसे लगता है कि वो खिलौना उसके पास ज्यादा खुश रहेगा। रूडो को सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब चीहुआ वो तोहफा ले लेती है और कहती है कि वो उसे हमेशा संभाल कर रखेगी। रूडो को जिंदगी में इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई थी। वो नाचते गाते घर वापस जाता है, ये सोचकर कि वो तुरंत रेक्टो को ये सब बताएगा। घर वापस जाते समय वो कुछ सिपाहियों से टकराता है, लेकिन वे उस पर कोई ध्यान नहीं देते। हालांकि वो सोचता है कि ये लोग झुग्गी में क्या कर रहे हैं। फिर भी रूडो घर पहुंचता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है वो रेक्टो को सब कुछ बताने वाला होता है। लेकिन वो चौंक जाता है जब वो रेक्टो को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है और एक डरावना नकाबपोश आदमी उन पर बैठा हुआ है। वो नकाबपोश आदमी रूडो की तरफ मुड़कर देखता है और अपनी चाकू रेक्टो के शरीर में और गहराई तक घुसा देता है। ये देखकर रूडो अपना आपा खो देता है और उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे जोर से मारा जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जब वो होश में आता है तो वो कातिल अपना काम कर चुका होता है। वो जमीन से एक किताब उठाता है और चला जाता है। जाने से पहले एक आखिरी बार रूडो को देखता है। रूडो उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रेक्टो की आवाज सुनाई देती है। वो किसी तरह अभी भी जिंदा है और अपनी आखिरी सांसों में रूडो से भाग जाने के लिए कहते हैं। रूडो तुरंत उनके पास वापस आता है और वादा करता है कि वो मदद लाने जाएगा, लेकिन रेक्टो बस अपनी बात दोहराते हैं, भाग जाओ और इस बकवास दुनिया को एक बेहतर जगह बनाओ। इतना कहकर रेक्टो का शरीर जमीन पर गिर जाता है। रूडो ये सब समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। तभी सिपाही वहां आते हैं और रूडो को तुरंत पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि रूडो ही कातिल है। वे उसे जमीन पर गिराकर कहते हैं कि वो हत्या के जुर्म में गिरफ्तार हो गया है। रूडो उन्हें बताता है कि वो नहीं है, लेकिन सिपाही कहते हैं कि उसकी बात की अब कोई कीमत नहीं है क्योंकि उन्होंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। वो समझाने की कोशिश करता है कि असली कातिल अभी अभी गया है और वे अभी भी उसे पकड़ सकते हैं, लेकिन वे उसकी नहीं सुनते। वे उसे बेहोश करने के लिए उसके सिर पर मुक्का मारते हैं। थोड़ी ही देर में रूडो को हत्या के जुर्म में सजा देने के लिए लाया जाता है। झुग्गी के सारे लोग उसे गड्ढे में फेंकते हुए देखने के लिए आते हैं। शहर के कुछ बड़े लोग भी वहां आते हैं। जज ऐलान करता है कि हत्या सबसे बड़ा जुर्म है और हालांकि शिकार झुग्गी का एक इंसान था, फिर भी सजा कम नहीं होगी। वो ऐलान करते हैं कि रूडो को गड्ढे में फेंककर मौत की सजा दी जाएगी। ये सुनकर भीड़ ताली बजाती है और खुश होती है। रूडो को यकीन नहीं होता कि ये सब उसके साथ हो रहा है और वो बस दुआ करता है कि कोई उस पर यकीन करे कि वो कातिल नहीं है। उसकी आंखें भीड़ में घूमती हैं और चीहुआ पर आकर रुकती हैं। रूडो उस पर चिल्लाता है कि उसने रेक्टो को नहीं मारा। वो उससे कहता है कि वो असली कातिल को ढूंढे, लेकिन चीहुआ कहती है कि वो उस पर यकीन करती थी, लेकिन वो उस यकीन के लायक नहीं है। वो कहती है कि आखिरकार वो एक कातिल का बेटा है और वो उस खिलौने को जमीन पर फेंक देती है और उससे मुंह मोड़ लेती है। ये धोखा रूडो को किसी भी चीज से ज्यादा दर्द देता है और वो भीड़ पर चिल्लाता है जो उसे कूड़ा कह रही है कि असली कूड़ा वे हैं। वो कहता है कि वे बस बिना दिमाग के चलती फिरती लाशें हैं। वो कसम खाता है कि वो उन सबको नरक में खींच लाएगा। तभी उसे एहसास होता है कि वो कातिल भीड़ के बीच खड़ा है। हालांकि उसे किसी को ये बताने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उसे तुरंत गड्ढे में फेंक दिया जाता है। रूडो को ऐसा लगता है जैसे वो कभी गिरेगा ही नहीं और एक पल आता है जब वो बेहोश हो जाता है। किस्मत से गड्ढे के निचले हिस्से में मौजूद कचरे के ढेर ने उसे गिरने से बचा लिया और जब वो होश में आता है तो उसे कुछ भी नहीं हुआ था। वो सोचता है कि ये सब क्या हो रहा है और वो अभी भी जिंदा क्यों है। तभी उस जगह की गंदी बदबू उसे महसूस होती है, यहां तक कि वो जो कचरे में रहता है अपनी नाक बंद कर लेता है। फिर वो अपने सामने एक बहुत बड़ा कचरे का समुंदर देखता है और ऐसी चीजें देखता है जिन्हें वो पहचान नहीं पाता। रूडो सोचता है कि इस जगह पर क्या हो रहा है। तभी एक बहुत बड़ी परछाई उस पर पड़ती है। वो मुड़कर देखता है कि क्या हो रहा है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता जब वो एक बहुत बड़े कचरे के राक्षस को अपनी तरफ आते हुए देखता है। उस राक्षस के सामने रूडो का दिमाग कुछ पल के लिए खाली हो जाता है। उसे याद आता है कि उसे हमेशा ये बात अजीब लगती थी कि लोग गड्ढे के नीचे कचरा और गंदे लोगों को फेंकने की इतनी परवाह क्यों करते हैं, लेकिन किसी को ये जानने की परवाह नहीं थी कि नीचे क्या होता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि क्या उस गड्ढे के नीचे कुछ और भी मौजूद है, और ये बात उसे किसी भी चीज से ज्यादा परेशान करती है। लेकिन वो तुरंत होश में आता है और राक्षस के पीछे भागने लगता है। हालात और भी खराब हो जाते हैं जब वो राक्षस दहाड़ता है और कचरे के ढेर से कई और राक्षस बाहर निकल आते हैं। वे रूडो का पीछा करना शुरू कर देते हैं। वो पूरी ताकत से भागता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसे तुरंत घेर लिया जाता है। वो सोचता है कि ये राक्षस क्या है, क्या ये बस कचरा है जो चल सकता है। सारे राक्षस एक साथ उस पर हमला करते हैं और रूडो किसी तरह उनके हमलों से बच निकलता है। वो फिर से भागने की कोशिश करता है लेकिन ठोकर खाकर गिर जाता है। वो एक इंसानी खोपड़ी पर गिरता है
जिससे उसे एहसास होता है कि उसका भी यही हाल होने वाला है। रूडो उन हरामी लोगों को कोसता है जिन्होंने उसे इस नरक में फेंक दिया, और तभी जिस कचरे के ढेर पर वो खड़ा था वो ढह जाता है। रूडो तेजी से नीचे गिरता है, जिससे वो कुछ देर के लिए राक्षसों से बच जाता है, लेकिन फिर कुछ और उसे खाए जा रहा है। उसे एहसास होता है कि यहाँ की हवा बहुत जहरीली है। अगर वो इसे ज्यादा देर तक सांस लेगा तो उसके फेफड़े फट जाएंगे। वो अपने हाथ से मुंह और नाक को ढक लेता है, उम्मीद करता है कि उसे छुपने की कोई जगह मिल जाए ताकि वो ठीक हो सके। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि इस नरक में शायद कोई सुरक्षित जगह नहीं है। वो निराश हो जाता है और अचानक खून की उल्टी करता है, और ये आवाज़ तुरंत राक्षसों को वापस खींच लाती है। रूडो जमीन पर गिर जाता है, हिल नहीं पाता, लगभग अपनी मौत को स्वीकार कर चुका था। तभी उसे रेक्टो का मरता हुआ शरीर याद आता है। एक अजीब ताकत अचानक रूडो के हाथों में आ जाती है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं होता। हालांकि उसे अपनी नज़रें बदलती हुई महसूस होती हैं। कचरे के ढेर से और उसके सामने एक लोहे की पाइप से रोशनी निकलने लगती है। रूडो उस तरफ रेंगता है क्योंकि उसके पास जीने की एक वजह है। वो उस लोहे की पाइप को पकड़ता है और खड़ा हो जाता है, ऐलान करता है कि वो जमीन पर वापस आएगा और उन सभी से बदला लेगा जिन्होंने उसे यहां फेंका है, और उस कमीने से भी जिसने उसके बाप को मारा है। उसके अंदर गुस्सा भड़कता है और राक्षस चुपके से उसके पास आने लगते हैं जब वो अपने फैसले में खोया हुआ था। लेकिन जब उनमें से एक उस पर हमला करता है तो रूडो लोहे की पाइप से उसे एक ही वार में उड़ा देता है, बिना मुड़कर देखे। उस वार के नतीजे में वो राक्षस एक ऐसे आदमी के छतरी से टकराता है जो भी इस गड्ढे के नीचे रहता है, और वो चौंक जाता है कि कोई यहाँ राक्षसों से लड़ने के लिए इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। इस बीच रूडो राक्षसों से लड़ते हुए लगभग पागल हो जाता है। उसे न तो जहरीली हवा की परवाह है और न ही नाक से बहते खून की। वो बस उछल कूद करके बेहिसाब लड़ाई करता है, यहां तक कि जब उसे जोर से चट्टानों पर मारा जाता है तो भी उसे कुछ नहीं होता। एक राक्षस उस चट्टान को तोड़ देता है जहां वो फंसा हुआ था, उसे मलबे के नीचे दबा देता है। लेकिन रूडो एक लोहे के खंभे के साथ बाहर निकलता है। वो अपनी पूरी ताकत से उसे घुमाता है, जिससे राक्षस को बहुत ज्यादा चोट लगती है। अचानक एक और राक्षस ठीक उसके पैरों के नीचे से बाहर निकलता है। रूडो किसी तरह उससे बच जाता है, लेकिन जहरीली हवा का असर उसे आखिरकार हो ही जाता है। वो फिर से खून थूकना शुरू करता है और राक्षस उस मौके का फायदा उठाते हुए उस पर चढ़ जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से वो रहस्यमयी ताकत फिर से जागती है, जिससे उसे इतनी ताकत और जुनून मिलता है कि वो एक साथ दो राक्षसों के हमले को भी झेल लेता है। वो टकराने के बाद बाहर निकल आता है और एक धातु की चादर का इस्तेमाल करके पहले राक्षस की खोपड़ी को काट देता है। फिर वो दूसरे पर हमला करता है, उसे दो हिस्सों में काट देता है और उसे फोड़ देता है। वो थोड़ा आराम करने के लिए रुकता है, लेकिन फिर एक और बहुत बड़ा राक्षस उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही रूडो उसे देखता है वो फैसला करता है कि उसे ठीक होने के लिए भागना होगा। लेकिन वो राक्षस अपनी पूरी ताकत से जमीन पर पैर मारता है, जिससे एक शॉकवेव पैदा होती है जो रूडो को उड़ा देती है। जब वो आंखें खोलता है तो वो एक अजीब से नकाबपोश आदमी को अपने ऊपर खड़ा देखकर चौंक जाता है। वो सोचता है कि ये कौन है और कहां से आया है, लेकिन वो आदमी अचानक रूडो को उठाता है और उसे दूर फेंक देता है। रूडो खून खांसता है और वापस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो आदमी अचानक रूडो के मुंह पर एक गैस मास्क लगा देता है, जिससे वो वापस सांस ले पाता है। रूडो अब बहुत उलझन में है। वो उस आदमी से पूछता है कि क्या वो यहाँ का है। वो इस जगह और राक्षसों के बारे में जानना चाहता है, लेकिन वो नकाबपोश आदमी बस चुप रहने के लिए कहता है। अपने कम दिमाग की वजह से रूडो उस जगह के बारे में पूछता रहता है। नकाबपोश आदमी फिर से फुसफुसाकर उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन रूडो उसे जोर से बोलने के लिए कहता है। वो पूछता है कि क्या ये जमीन के नीचे है, और इस पर वो नकाबपोश आदमी अपना आपा खो देता है। वो अपनी सलाह भूल जाता है और रूडो पर चिल्लाता है। वो कहता है कि ये जमीन के नीचे नहीं बल्कि जमीन के ऊपर है, और ऊपर रहने वाले लोगों ने इस जगह को नरक बना दिया है। वो नकाबपोश आदमी रूडो को बताता है कि कचरे के राक्षस शोर की तरफ आकर्षित होते हैं, और चूंकि वो चुप नहीं रहा तो उन्होंने अब उन्हें ढूंढ लिया है। वो ये भी कहता है कि इन कचरे के राक्षसों को आम हथियारों से हराया नहीं जा सकता, इसलिए सबसे अच्छा तरीका चुपचाप चले जाना है। लेकिन अब देर हो चुकी है। एक राक्षस उनके पीछे आ गया था, और वो नकाबपोश आदमी इससे पहले कि हालात और खराब हों उसे ठीक करने का फैसला करता है। एक सुनहरी ताकत अचानक उसकी बांह से बाहर आती है और उसके छतरी को ढक लेती है, उसे एक हथियार में बदल देती है। राक्षस हमला करता है, लेकिन वो नकाबपोश आदमी बस अपनी छतरी को उसके सामने एक हैंड ग्राइंडर की तरह घुमाता है, राक्षस को कुचल देता है। राक्षस के टुकड़े हर जगह बिखर जाते हैं और तुरंत धूल बन जाते हैं। रूडो उस अजीब ताकत को देखकर पहले से ही हैरान था, लेकिन जब वो देखता है कि राक्षस हमले के बाद फिर से जिंदा नहीं हुआ तो वो और भी ज्यादा चौंक जाता है। तभी बड़े राक्षसों का एक झुंड आता है, लेकिन वो नकाबपोश आदमी पूरी तरह आश्वस्त है कि वो उन सबको संभाल सकता है। वो सीधे झुंड में कूदता है, अपनी चाकू जैसी छतरी से उन्हें तेजी से काटता है और फोड़ देता है। फिर वो हवा में कूदता है और छतरी को ग्लाइडर की तरह इस्तेमाल करता है।
रूडो सोचता है कि क्या ये यहाँ के लोगों की टेक्नोलॉजी है या सिर्फ उस नकाबपोश आदमी की खास ताकत है। इस बीच वो नकाबपोश आदमी आखिरी विशाल राक्षस के सामने से उड़ता है और वो अचानक उस पर एक एसिड का गोला फेंकता है। वो आदमी छतरी का इस्तेमाल करके उसे रोक लेता है और गोले को तोड़ देता है, जिससे एसिड आसपास के कचरे पर गिरता है और जोरदार विस्फोट होता है। फिर वो राक्षस के सिर का इस्तेमाल कूदने के लिए करता है। वो अपनी छतरी में और ताकत डालना जारी रखता है, जिससे वो बड़ी हो जाती है और उसकी ताकत बढ़ जाती है। वो नीचे उतरता है, सीधे राक्षस के सिर में घुसता है और जमीन को भी काट देता है। जब वो वापस रूडो के पास आता है, रूडो उससे पूछता है, आखिरकार तू है क्या चीज। वो अपना मास्क हटाता है और अपना नाम इंजन बताता है। कहता है कि वो बस एक मामूली सफाई कर्मचारी है। लेकिन तुरंत यहाँ की जहरीली हवा उसे अपना मास्क हटाने के फैसले पर पछतावा कराती है। इंजन रूडो पर चिल्लाता है कि उसी की वजह से उसे मास्क हटाना पड़ा और तभी अचानक रूडो बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश होता है तो उसे अपने बचपन की यादें आती हैं। उसे याद है कि कैसे एक बार वो घर लौटा तो पुलिस ने उसे नाली में धकेल दिया था, क्योंकि उसने कहा था कि चीज़ों में भी जान होती है और वे उस पर यकीन नहीं करते थे। रेक्टो उससे पूछता है कि क्या उसने किसी को मारा तो नहीं, और रूडो कहता है नहीं। वो रेक्टो से पूछता है कि क्या ये सच है कि अगर हम किसी चीज़ की कद्र करें तो उसमें भी जान आ जाएगी। जब रेक्टो उसे साफ कर रहा होता है तो वो जवाब देते हैं कि ये बस एक पुरानी कहानी है जो लोगों को सिखाने के लिए बनाई गई थी कि वे अपनी चीज़ों को महत्व दें। लेकिन पर्सनली उन्हें ये मानना अच्छा लगता है कि हर चीज़ में जान होती है। ये सुनकर रूडो और भी ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। वो लगातार पूछता रहता है। रेक्टो ने बस इतना कहा कि अगर तुम इनकी कदर करोगे तो एक दिन उनमें भी जान आ जाएगी। रूडो अचानक उस सपने से जागा और देखा कि उसे जंजीरों से बांधकर इंजन घसीट रहा है। उसने इंजन को बहुत कोसा और कहा कि उसे छोड़ दे, लेकिन इंजन ने कहा कि वो उसे बस एक महफूज जगह ले जा रहा है। रूडो को अब किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, वो बस वापस जाकर बदला लेना चाहता था। उसकी ये बात सुनकर इंजन रुक गया। उसने रूडो को बताया कि जहां से वो आया है, यानी स्फीयर, वहां वापस जाना नामुमकिन है। वो आसमान में एक जगह है और हमेशा चलती रहती है। फिर उसने रूडो को फिर से घसीटना शुरू कर दिया और कहा कि वापस जाना नामुमकिन है और उसे इस नई हकीकत को मान लेना चाहिए। लेकिन रूडो ने हार नहीं मानी और कहा कि वो हर हाल में उस जगह स्फीयर पर वापस जाएगा। उसे लगा कि इंजन को रास्ता मालूम है, लेकिन वो उससे छुपा रहा है। वो चिल्लाकर कहने लगा कि सब कुछ सच बता, वरना वो इतनी जोर से चीखेगा कि सारे मॉन्स्टर यहां आ जाएंगे। इंजन को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि ठीक है, मैं तुझे बताता हूं कि ये जगह कैसी है। वो उसे और जोर से घसीटने लगा और एक सूखी घाटी में लाकर छोड़ दिया जो आसपास की जगहों से 100 गुना ज्यादा साफ थी। इंजन ने उसे वहां फेंक दिया और कहा, मजे कर, और चला गया। रूडो ने उसे बुरा भला कहा और बोला, कम से कम मेरी जंजीरें तो खोल दे, लेकिन इंजन ने कुछ नहीं कहा और गायब हो गया। अचानक कुछ लोग गैस मास्क पहने हुए ट्रकों से बाहर आए और रूडो की तरफ बढ़ने लगे। उसने सोचा कि क्या ये यहाँ के लोग हैं, और वो भी उसे देखकर बहुत हैरान थे। रूडो के कपड़े देखकर उन्होंने अंदाजा लगाया कि वो स्फीयर से आया है। फिर वो बहुत ही अजीब से सवाल करते हुए उसके पास आने लगे। रूडो हकलाते हुए बोला कि वो स्फीयर से गिरा है, और ये सुनते ही उन्होंने अपने मास्क उतार दिए। वो ये देखकर बहुत खुश हुए कि स्फीयर का कोई आदमी जिंदा है, क्योंकि इससे पहले उन्हें सिर्फ मरे हुए लोग ही मिले थे। वो इतने उत्सुक हो गए कि रूडो को जांचने लगे, जिससे वो पीछे हट गया। उन लोगों ने कहा कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और उसकी जंजीरें खोलने लगे, तो रूडो को लगा कि ये लोग इंजन से तो कहीं ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन ये सब बस एक जाल था। अगले ही पल रूडो ने खुद को एक ट्रक के अंदर बंधा हुआ पाया। वो हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है, जबकि बाहर वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि वो कितने खुशनसीब हैं कि उन्हें एक जिंदा स्पराड मिला है और ये बहुत महंगा बिकेगा। उन्होंने बताया कि लोग मरे हुए स्पराड के शरीर के अंग या कपड़े खरीदने के लिए लाखों रुपए देते हैं, इसलिए एक जिंदा आदमी को देखकर तो सब पागल हो जाएंगे। उस आदमी के बॉस ने रूडो को बताया कि लोग स्पराड से बहुत नफरत करते हैं, इसलिए वो इतना पैसा देते हैं। उसने स्फीयर के लोगों को कोसा कि उन्होंने अपना सारा कचरा इस ग्रह पर फेंक दिया, जिससे कचरे का पहाड़ बन गया है। उसने कहा, ऐसे में ये सब कैसे खा सकते हैं। लेकिन जैसे ही उसने रूडो के मुंह में सड़ा हुआ मांस डालने की कोशिश की, तभी उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। रूडो ने अचानक उसके हाथ पर जोर से काटा, उसका गोश्त उखाड़ लिया और सड़े हुए खाने के साथ चबा लिया। फिर रूडो ने उस गंदे खाने को खाना शुरू कर दिया और कहा कि ये कचरा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ खाई जा सकती है वो कचरा कैसे हो सकती है। वो लोग डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं देखा था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। रूडो को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया हर चीज़ को कचरा मान रही थी जो इस्तेमाल करने लायक नहीं है, और अब वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसके अंदर की ताकत बाहर आई और उसने अपनी जंजीरों को तोड़ दिया। वो ट्रक से बाहर कूदकर जमीन पर अपनी एनर्जी छोड़ी, जिससे आसपास की चीज़ें हवा में तैरने लगीं। इंजन दूर से ये सब देख रहा था और बहुत खुश था कि रूडो सच में एक बन है, यानी वो चीज़ों को जान दे सकता है और उनकी ताकत जगा सकता है, बिल्कुल उसकी तरह।
जमीन पर रूडो को रेक्टो की बात याद आई कि अगर तुम चीज़ों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वो जिंदा हो जाएंगी और इंसानों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगी। उसने मास्क उतारा और अपनी जंजीर उठाई, उसमें एनर्जी डाली और उसे एक हथियार में बदल दिया। वो आदमी आगे बढ़ा, लेकिन रूडो ने जंजीर जमीन पर फेंकी तो वो डर के मारे पीछे हट गए। बॉस ने अपने लोगों से कहा कि जंजीर पर निशाना लगाओ, क्योंकि बिना हथियार के किसी क्लीनर की कोई ताकत नहीं है। और सच में वो रूडो का हथियार नीचे गिराने में कामयाब हो गए। लेकिन जिस चीज़ ने उन्हें हैरान कर दिया और इंजन को बहुत खुश किया, वो थी जब रूडो ने एक टायर उठाया और उसे भी जिंदा कर दिया। ये बहुत कम होता है, यहां तक कि सबसे ताकतवर बन के साथ भी। रूडो ने उन लोगों को आसानी से हरा दिया और बॉस के पास गया। वो आदमी डर के मारे कांप रहा था और उसे कोस रहा था। लेकिन जब रूडो उसे मारने वाला था, तभी इंजन वहां आ गया और उसे रोक दिया। रूडो उस गुस्से से बाहर आया और उसकी ताकत कम हो गई। जिस टायर को उसने हथियार बनाया था, वो तुरंत धूल बन गया। जब वो समझने की कोशिश करने लगा कि क्या हुआ, तो उसकी नाक से खून बहने लगा। इंजन ने कहा कि बिना कंट्रोल के अपनी ताकत इस्तेमाल करने से शरीर थक जाता है। फिर उसने उसे इस तरह आजमाने के लिए माफी मांगी, लेकिन उसे रूडो की ताकत के बारे में जानना जरूरी था। उसने वादा किया कि वो रूडो को इस दुनिया और उसकी ताकत के बारे में सब कुछ बताएगा, लेकिन बदले में वो चाहता था कि रूडो उसकी क्लीनर्स टीम में शामिल हो जाए, क्योंकि उन्हें मॉन्स्टर से लड़ने के लिए उसकी जरूरत थी। लेकिन ये सब बातें रूडो के सिर के ऊपर से जा रही थीं, और उसने बस इतना कहा कि उसे किसी टीम में शामिल नहीं होना है। ये सुनकर इंजन ने नहीं शब्द को समझा ही नहीं। वो उसे एक क्लिनिक में ले गया ताकि उसका इलाज हो सके, और जाते जाते उसने अपने दोस्त को फ़ोन करके बताया कि उसे एक जीनियस मिल गया है और उसने उसे क्लीनर्स टीम में ले लिया है। ये सुनकर रूडो को झटका लगा, क्योंकि उसने तो हाँ ही नहीं की थी। उसने कहा कि उसे तुरंत स्फेयर आईटी वापस जाना है। लेकिन एक अजीब से डॉक्टर ने, जिसकी आंखें बियर के गिलास से भी बड़ी थीं, उस पर चिल्लाकर उसे चुप रहने को कहा। वो चिल्लाया कि मरे हुए जोन में जाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वहां की हवा बहुत जहरीली है। उसने उसे बेवकूफ़ कहा कि वो बाहर गया और किडनैप भी हो गया। उसने कहा कि इंजन का शुक्रिया अदा करो कि उसने तुम्हें एक दिन में 2 बार मौत से बचाया। रूडो ने मन ही मन इंजन को कोसा और फिर उस डॉक्टर को भी कोसा, जो असल में एक बूढ़ी औरत निकली, और उसे बूढ़ा कहने पर वो बहुत गुस्सा हो गई। इलाज करने के बाद उसने दोनों को बाहर निकाल दिया। रूडो ने इंजन का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उसने इलाज का बिल भर दिया था, और कहा कि उसे बस वापस जाने की जानकारी चाहिए। उसने कहा कि उसके पास क्लीनर बनने के लिए वक्त नहीं है। लेकिन इंजन ने कहा कि उसे उम्मीद है कि किडनैप होने के बाद रूडो को पता चल गया होगा कि स्फेरिट के साथ जमीन पर कैसा व्यवहार होता है। उसने कहा कि अगर किसी को पता चल गया कि तुम स्फीयर से आए हो, तो तुम्हें अपनी पैदाइश पर अफसोस होगा। और रूडो ने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने पहले सड़ा हुआ मांस उल्टी कर दिया था। उसे लगा था कि इस गड्ढे में बस कचरा है, लेकिन यहाँ शहर भी हैं और लोग भी रहते हैं। उसने एक लड़की को दुकान में जाते हुए देखा और उसे घूरता रहा। लेकिन फिर इंजन ने उसे जमीन की दुनिया के बारे में एक सबक सिखाने का फैसला किया। उसने बताया कि यहाँ सिर्फ कचरा ही जमा नहीं होता, बल्कि लोगों की भावनाएं भी जमा होती हैं, और ये एक खास तरह की एनर्जी बन जाती हैं। ये जो कचरे के मॉन्स्टर हैं, वो उसी एनर्जी का एक रूप हैं। और हालांकि ये मॉन्स्टर कचरे के ढेर में रहते हैं, लेकिन कभी कभी शहरों पर भी हमला करते हैं। इंजन ने कहा कि आम हथियार इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इनका कोर एक खास चीज से बना है, लेकिन गलब्स की ताकत रूडो के पास है। रूडो ये सुनकर हैरान रह गया, और इंजन ने समझाया कि जब किसी चीज की लंबे समय तक कदर की जाती है, तो उसके अंदर एक एनर्जी जमा हो जाती है, और ऐसी चीजों को लाइफ फोर्स टूल्स कहा जाता है। लाइफ फोर्स टूल्स कचरे के मॉन्स्टर्स के कोर को तोड़ सकते हैं, लेकिन हर कोई इनकी ताकत को बाहर नहीं निकाल सकता। इंजन ने कहा कि जो लोग ये कर सकते हैं, उन्हें चोजन वंस कहते हैं, और उनकी संस्था क्लीनर्स ऐसे ही चोजन वन से बनी है, जो कचरे के मॉन्स्टर्स को खत्म करते हैं। रूडो ने इंजन से पूछा कि क्या वो वादा कर सकता है कि अगर वो क्लीनर्स में शामिल हो जाए तो वो उसे स्फीयर वापस जाने का रास्ता बताएगा। तो उसने जवाब दिया कि उसे खुद वापस जाने का कोई रास्ता नहीं पता। रूडो को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन इंजन ने उसे याद दिलाया कि उसने कभी नहीं कहा कि वो रास्ता जानता है। हालांकि उसने कहा कि उसका बॉस बहुत स्मार्ट है और हो सकता है कि वो उसे घर लौटने का रास्ता ढूंढने में मदद कर सके। रूडो को गुस्सा आया कि अब उसे फैसला करने से पहले इंजन के बॉस से भी मिलना पड़ेगा। फिर इंजन ने उससे उसके ग्लव्स के बारे में पूछा। रूडो ने बताया कि उसके पिताजी ने वो उसे दिए थे, और वो उनकी याद में बची हुई इकलौती चीज है। इंजन को अब समझ आया कि वो अपने फटे हुए ग्लव्स को इतना क्यों मानता था। इंजन ने उसे एक पैसों का थैला दिया और उसे ध्यान से खर्च करने को कहा। रूडो को यकीन नहीं आया कि इंजन इतने सबके बाद भी उसे पैसे दे रहा है, लेकिन इंजन ने कहा कि ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने रूडो के इलाज और खाने के लिए अपने कपड़े तक बेच दिए हैं, इसलिए उसे शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर रूडो पागल हो गया, लेकिन इंजन ने कहा कि वो स्फीयर वाले कपड़ों में शहर में घूम नहीं सकता। उसने कहा कि अब उसे अपने ट्रेनर से मिलना है और रूडो को यहीं रुकने को कहा। रूडो को उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन तभी उसने देखा कि एक बिल्ली उसका पैसों का थैला लेकर भाग रही है। वो तुरंत उसके पीछे भागा, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाया।
किस्मत से उसे सड़क पर एक हंसिए के आकार की छड़ी मिली और उसने उसे उठाकर बिल्ली को रोक दिया। जैसे ही उसने बिल्ली को पकड़ा, छड़ी का मालिक आ गया और गुस्सा हो गया कि रूडो ने उसकी कीमती चीज को छुआ। रूडो ने पूछा कि इस बेवकूफ सी लकड़ी में क्या खास है, जिससे वो आदमी और गुस्सा हो गया। उसने तुरंत अपनी छड़ी वापस ली और रूडो को नीचे गिरा दिया। उसने कहा कि उसे अपने काम की सजा मिलेगी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, वो अपनी छड़ी के साथ कुछ अजीब हरकतें करने लगा जो रूडो को समझ नहीं आई। तभी उसने इंजन की छतरी पर देखा हुआ क्लीनर्स का निशान उस आदमी की छड़ी पर देखा और समझ गया कि वो भी एक क्लीनर है। उस आदमी ने अपनी छड़ी की ताकत को जगाया और उसे एक हथियार में बदल दिया और रूडो पर हमला किया। हालांकि उसने जानबूझकर उसे मिस कर दिया, क्योंकि इंजन ने पहले ही रूडो के बारे में उसे बता दिया था। उसने अपना नाम जानका बताया, जो इंजन के कहने पर रूडो को ट्रेनिंग देगा। उसने कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे एक बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि चोरी नहीं करते। रूडो ने समझाया कि उसने तो बस पैसे वापस लेने के लिए छड़ी ली थी। इस पर जानका ने कहा कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं। रूडो को गुस्सा आया, क्योंकि वो रेक्टो के बारे में कुछ नहीं सुन सकता था। लेकिन रेक्टो के बारे में सोचकर उसे याद आया कि उन्होंने उसे सिखाया था कि अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात सुने तो तुम्हें पहले उसकी बात सुननी चाहिए। ये बात याद करके रूडो को लगा कि जंका का गुस्सा जायज है, क्योंकि उसने अचानक उसकी कीमती चीज छीन ली थी। उसने सोचा कि अगर कोई उसके ग्लव्स छीन लेता तो उसे भी गुस्सा आता। उसने माना कि गलती उसकी है और जानका से माफी मांगी। जंका भी जल्दी ही शांत हो गया और कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि उसने छड़ी वापस कर दी थी और उसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। रूडो उसके इस अचानक बदले हुए व्यवहार से हैरान था और इस बात से भी कि उसने पहली बार किसी मुश्किल हालात को सिर्फ बोलकर सुलझाया था। उसने सोचा कि रेक्टो शायद सही थे। जंका ने उसे उठने में मदद की और पूछा कि उसका लाइफ फोर्स टूल क्या है और वो उससे क्या कर सकता है। रूडो ने जवाब दिया कि शायद उसके ग्लव्स, लेकिन रूडो को हंसना नहीं आता था और उसे चेहरे की मसल्स का इस्तेमाल करना सिखाने के लिए एक ट्रेनर की जरूरत थी। उसे खुद भी ये बात नहीं पता थी। उसने इंसान की तरह हंसने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने जंका को अपनी जिंदगी का सबसे भयानक चेहरा दिखाया। जंका चिल्लाकर पूछा कि ये क्या मुंह बना रहा है। उसने पूछा कि क्या वो उसका मजाक बना रहा है। रूडो ने पलटकर पूछा कि वो इस बार क्यों गुस्सा हो रहा है, क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से सबसे अच्छी हंसी दी थी। जानका ने जवाब दिया कि कोई अंधा भी बता देगा कि वो हंसी नहीं थी। इसलिए रूडो ने अपनी आंखें बंद कर लीं और होठों को बंद कर लिया ताकि वो नॉर्मल लगे। इस बार वो कम डरावना लग रहा था। उसने उसे और बेइज्जत न करने को कहा। जानका ने तुरंत अपना हथियार निकाला और कहा कि वो दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। रूडो भी सहमत हो गया और उसने पास के कचरे के डिब्बे से एक लोहे की छड़ी निकाली और उसमें जान डाल दी। जंका ये देखकर हैरान रह गया कि वो किसी भी चीज को लाइफ फोर्स टूल बना सकता है और समझ गया कि इंजन उसे जीनियस क्यों कहता है। फिर भी जंका को पूरा यकीन था कि अगर रूडो के पास सिर्फ हुनर है तो वो उसके जैसे आम आदमी को नहीं हरा सकता, जिसने यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। रूडो को ये बात समझ में भी नहीं आई कि जानका का मकसद बस उसका ध्यान भटकाना था। जब जानका की छड़ी उसके चेहरे के बिल्कुल पास गिरी, उसे तुरंत वहां से भागना पड़ा, क्योंकि जानका ने उस पर हमला तेज कर दिया और उसे जल्दी ही जमीन पर गिरा दिया। जानका अपनी जीत से खुश था, लेकिन फिर उसने अपने चेहरे पर कुछ महसूस किया। उसने उसे साफ किया और सूंघ कर समझा कि वो चुबीन है। वो हैरान था कि रूडो ने जिस लोहे की छड़ी को उठाया था वो असल में एक टॉयलेट प्लंजर का हिस्सा था। उसने समझाने की कोशिश की कि टॉयलेट प्लंजर क्या होता है, लेकिन रूडो को उसकी बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो उसे चारों तरफ घुमाने लगा जिस पर किसी का गंदा मल लगा हुआ था। जानका उस गंदे कचरे से बचने की कोशिश करने लगा और आखिर में रूडो से दूर भाग गया। रूडो को समझ नहीं आया कि जंका इतना क्यों डर रहा था, लेकिन इस बात से उसे फायदा हुआ और वो टॉयलेट प्लंजर लिए हुए उसका पीछा करने लगा, जिससे जंका की हालत खराब हो गई। टॉम और जेरी की तरह गलियों में भागने के बाद जानका बड़ी सड़क पर आया और रूडो उसके पीछे ही था। तभी अचानक एक बिल्ली के आने से जानका गिर गया और रूडो को उसके पास जाने का मौका मिल गया। वो हवा में कूदा और पूरी ताकत से टॉयलेट प्लंजर को जानका की तरफ घुमाया, जो डर के मारे सुन्न हो गया था। छू बिन से भरे हुए हमलों ने उसे हिट किया और वो बेहोश होकर कचरे के ढेर पर गिर गया। कुछ देर बाद इंजन हालात देखने आया। उसने रूडो से पूछा कि क्या वो अपने नए टीचर से मिला, तो उसने जंका की तरफ इशारा किया, जो बेहोश होकर कचरे के ढेर पर पड़ा था और कांप रहा था। इंजन ने उसे साफ किया और ले गया, लेकिन वो हंसना नहीं रोक सका कि जानका को छू बिन से हरा दिया गया था। रूडो भी अभी भी उस हथियार की हकीकत जानकर सदमे में था। इंजन ने कहा कि जानका एक बिगड़ा हुआ बच्चा है और उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे इस तरह सिखाएगा। रूडो ने जानका की हालत देखी और कार की पिछली सीट पर एक जोड़ी जूते देखे। इंजन ने कहा कि हालांकि उनकी पहली मुलाकात अच्छी नहीं थी, लेकिन अब से जानका उसका टीचर होगा। उसने जानका की तारीफ की कि वो लाइफ फोर्स टूल्स को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा ट्रेनर है, और जानका को इंजन की बात पर यकीन था क्योंकि वो धीरे धीरे हंसने लगा। तभी इंजन ने पिछली सीट पर बैठी एक महिला रयो को बुलाया और पूछा कि वो कब आई।
वो अपनी गहरी नींद से जागी और कहा कि वो नए आदमी को देखने के लिए आई है। रूडो उसे घूरता रहा क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, और फिर रायो ने अचानक उसके बालों से खेलना शुरू कर दिया क्योंकि वो बहुत खास थे, जिससे रूडो को लगा कि क्या वो स्वर्ग में आ गया है। जब वो सपना देख रहा था तो इंजन कुछ टूटे हुए शहरों से होते हुए एक मजबूत सुरंग से निकला जो एक बड़ी चट्टान को पार कर रही थी। जब कार सुरंग से बाहर निकली तो एक गहरी सांवली लड़की 18 मैगजीन पढ़ रही थी, और इंजन ने उसे सैमुअल के नाम से रूडो से मिलवाया। उसने कहा कि सैमुअल उन लोगों की जांच करेगी जो उनकी टीम में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसकी ताकत के बारे में बताने वाला था, सैमुअल ने अपनी छड़ी रूडो की तरफ फेंकी और 2 मक्खियों को एक ही झटके में मार दिया। रूडो सदमे में चुप हो गया। फिर सैमुअल ने उसे हेलो कहा और कहा कि इंजन ने सब कुछ बता दिया है, लेकिन वो उसकी ताकत को खुद परखना चाहती है। जब वो अपने चश्मे पर ध्यान देने लगी तो इंजन ने बताया कि वो एक लाइफ फोर्स टूल है जो उसकी नज़र को तेज करता है, और अगर वो ध्यान दे तो वो उन लोगों को ढूंढ सकती है जो उनकी टीम में शामिल होंगे। वो एक इंसान के अंदर तक देख सकती थी। ये बात रूडो के लिए बहुत अजीब थी, लेकिन उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। जब सैमुअल ने अपने चश्मे की ताकत जगाई और उसकी ताकत देखी तो वो जो कुछ भी देख रही थी उससे वो हैरान रह गई और तुरंत अपनी ताकत बंद कर दी। जब इंजन ने पूछा कि उसने क्या देखा तो ये सीज़न यहीं खत्म होता है। अगले सीज़न के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।